नमस्कार दोस्तों, आज हम अर्थालंकार के कुछ अन्य भेद जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने उत्प्रेक्षा अलंकार तक जाना था। आज हम जानेंगे व्यतिरेक, असंगति, विभावना, विशेषोक्ति, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। कुल मिलाकर के हम कितने सीखेंगे? आज हम 6 अलंकारों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला नंबर आता है व्यतिरेक अलंकार का। देखिए, व्यतिरेक का मतलब ही होता है अधिकता। व्यतिरेक का मतलब हो गया अधिकता, यानी बाहुल्यता, प्रधानता। अधिकता से तात्पर्य यहां प्रधानता से है, उत्कृष्टता से है, यानी ज्यादा जिसको बताया जाए उसको हम उत्कृष्ट कहेंगे। अब देखिए, उत्कृष्टता या अधिकता किसकी होगी? जब हम दो लोगों की तुलना करते हैं या दो वस्तुओं की करते हैं, तो उसमें जिसकी तुलना की जा रही है, जिस वस्तु की या जिस व्यक्ति की, जब उसे प्रधान बोला जाए या उसे बढ़ा चढ़ा करके बताया जाए, तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण से समझिए। देखिए दोस्तों, यहां लिखा गया है राधा मुख को चंद्रमा। राधा के चेहरे की बात कही जा रही है कि राधा मुख को चंद्रमा कहते हैं मतिरंक। मतिरंक से मतलब है, मति का मतलब बुद्धि, रंक मतलब जो बुद्धि से गरीब है, यानी कि मूर्ख लोग। मूर्ख लोग राधा के मुख को चंद्रमा से उसकी तुलना करते हैं। अब यहां पर किसकी तुलना की गई है? राधा की। और किससे की गई है? राधा के मुख की तुलना की गई है। इसकी तुलना की गई है, किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। तो तुलना जिसकी की जा रही है, देखिए उसको श्रेष्ठ बताया जा रहा है। कैसे बताया जा रहा है? क्योंकि यहां लिखा गया है कि राधा मुख को जो लोग चंद्रमा से तुलना करते हैं, उनकी बुद्धि जो है वो रंक की बुद्धि है, यानी गरीब या दरिद्र की बुद्धि है। उनकी बुद्धि इतनी भी नहीं है, वो इतना भी नहीं समझ पाते कि राधा के मुख की तुलना चंद्रमा से नहीं की जाती। राधा का मुख कहीं ज्यादा सुंदर है चंद्रमा से, यानी चंद्रमा को छोटा माना जा रहा है। राधा के मुख को जिसकी तुलना की जाए उसे श्रेष्ठ बताया जा रहा है। निष्कलंक है वह सदा। निष्कलंक कौन है? राधा का मुख। उसके लिए प्रयोग किया गया है निष्कलंक है वह सदा। और चंद्रमा के लिए क्या लिखा गया है? उसमें प्रकट कलंक। मतलब चंद्रमा का जो सौंदर्य है वो कलंकित है, उसमें कहीं ना कहीं धब्बे हैं। लेकिन राधा का मुख जो है वो निष्कलंक है, बिल्कुल स्वच्छ है, निर्मल है, उसमें किसी भी तरह की मलिनता नहीं है। तो यहां पर उपमेय को जिसकी तुलना की जा रही है उसे श्रेष्ठ बताया जा रहा है। अगला अलंकार है असंगति अलंकार। असंगति का मतलब है जहां पर संगति ना हो, तालमेल ना हो, मेल जोल ना हो पाए। किसमें? मेल जोल के लिए दो चीजें आ गई, कार्य और कारण। जब कार्य और कारण में असंगति बताई जाए, मेल ना बताया जाए, कार्य कुछ और हो और कारण कुछ और बताया जाए, तब वहां पर असंगति अलंकार होता है। जैसे दृग ऊर्झत। दृग ऊर्झत, दृग का मतलब होता है आंखें, ऊर्झत मतलब उलझती हैं, मतलब मिलती हैं। आंखें, आंखों का मिलना कहा जा रहा है, दृग ऊर्झत। और टूटत कुटुंब। कुटुंब का मतलब होता है घर। अब सोच लीजिए कि घर के टूटने से आंख के मिलने का क्या मतलब है? कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो यहां पर दीर्घ का उलझना, जो कि क्या बोला जा रहा है? कारण है। और कार्य क्या हो रहा है? टूटत कुटुंब। कुटुंब टूट जाते हैं, घर टूट जाते हैं। आंखों के मिलने से घर टूट जाते हैं। अब बड़ी अजीब सी बात आती है कि आंखों के मिलने से घर के टूटने का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। तो यहां कारण जो है घर का, आंखों का मिलना, और कार्य जो हो रहा है घरों का टूटना, इसमें कोई तालमेल नहीं है। दृग ऊर्झत टूटत कुटुंब। अब अगली बात लिखा गया है जुरत चतुर चित प्रीति। चतुर लोगों के चित्त में प्रीत इकट्ठा होने लगती है, यानी प्रेम बढ़ने लगता है। अब इसका भी दृग के उलझने से कोई तात्पर्य नहीं आ रहा है कि चतुर लोगों से उसका क्या मतलब है। परति गांठ दुर्जन ही। और जो दुर्जन लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, उनके हृदय में गांठ पड़ जाती है। तो इन बातों का दृग के उलझने से कोई मतलब नहीं है। तो जहां कार्य और कारण में असंगति पाई जाती है, कोई संगति नहीं होती, कोई मेल नहीं होता, वहां पर असंगति अलंकार होता है दोस्तों। अब अगला है एक और उदाहरण, तुमने पैरों में लगाई मेहंदी। तुमने पैरों में लगाई मेहंदी, मेरी आंखों में समाई मेहंदी। अब बात यह है, यहां पर भी मेल जोल नहीं है कार्य और कारण में।
कैसे? ये कारण है कि तुमने पैरों में लगाई मेहंदी। नायिका पैरों में मेहंदी लगा रही है और नायक कह रहा है कि मेरी आंखों में समाई मेहंदी। तो नायिका तो पैरों में मेहंदी लगा रही है, उसके आंखों में मेहंदी कैसे समा जाएगी? तो यहां पर दो चीजें हैं और दोनों में संगति नहीं है, मेल जोल नहीं है, आपस में तालमेल नहीं है। तो जहां पर असंगति होती है वहीं पर असंगति अलंकार होता है। और किस किस के बीच में? कार्य और कारण के बीच में। विभावना अलंकार, विभावना अलंकार में अलग तरह की भावना देखने को मिलती है। क्या अलग तरह की भावना देखने को मिलती है भाई? कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति हो जाती है, मतलब कारण कोई है ही नहीं और कार्य हो जा रहा है। अब देखिए उदाहरण से लिखा गया है, बिनु पद चले सुनय बिनु काना। बिनु पद चले सुनय बिनु काना, बिना पैर के चलता है और सुनय बिनु काना मतलब बिना कान के सुनता है। तो बिना पैर के चलना और बिना कान के सुनना, देख लीजिए यहां बिना पैर के चलना यानी बिना कारण के कार्य हो जा रहा है, पैर है ही नहीं पर आदमी चल पा रहा है। और सुने बिन काना मतलब बिना कान के सुनने लगता है। अगला है कर बिनु कर्म। कर बिनु कर्म मतलब बिना हाथ के कर्म करने लगता है। करे विधि नाना यानी अनेक तरह के कार्य करने लगता है बिना हाथ के। आनन, आनन का मतलब होता है मुख, मुख के बिना, मुख रहित, आनन रहित सकल रस भोगी, सभी रसों का भोग कर लेता है बिना मुख के। और अगला लिखा गया है बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, और बिना वाणी के बहुत बड़ा वक्ता बन जाता है, यानी बोल पा नहीं रहा है और बहुत बड़ा स्पीकर बन गया। तो ये सब भगवान की कृपा से होता है कि व्यक्ति बिना पद के पैरों के चलने लगता है और बिना कान के सुनने लगता है, बिना हाथ के कर्म करने लगता है और बिना मुख के सभी रसों का भोग करने लगता है और बिना वाणी के बहुत बड़ा वक्ता बन जाता है। अब आगे हम देखेंगे मित्रों विशेषोक्ति, मानवीकरण और अतिशयोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार देखेंगे। विशेष उक्ति में दो शब्द मिले हुए हैं, विशेष और उक्ति, यानी कुछ विशेष तरह का कथन। विशेष का मतलब आप समझ रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और उक्ति का मतलब है कथन। अब यहां पर क्या होता है, विशेषोक्ति में कारण होने पर भी कार्य सिद्ध नहीं होता, यह अजीब तरह की उक्ति होती है, अजीब तरह का अलंकार होता है। यहां काव्य में क्या होता है, कारण होता है फिर भी कार्य सिद्धि नहीं होती। इसके पहले आपने विशेषोक्ति के पहले विभावना पढ़ा था, विभावना में कारण नहीं था फिर भी कार्य हो रहा था। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें आपने देखा कि बिना पैर के वो चलता था और बिना कान के वो सुन लेता था। बिनु कर करे करम विधि नाना, तो ऐसा कुछ करके था जहां हमने पंक्तियां पढ़ी थी और वहां पर देखा था कि बिना किसी कारण की भी कार्य हो रहा था। यहां कारण है, विभावना से विशेषोक्ति बिल्कुल उल्टा होता है। विभावना में कारण नहीं होता लेकिन फिर भी कार्य होता है, और विशेषोक्ति में कारण होता है फिर भी कार्य नहीं होता। देखते हैं कैसे। देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी। दो दो मेघ बरस रहे हैं, दो दो बादल बरस रहे हैं, फिर भी नायिका कह रही है कि मैं प्यासी की प्यासी, मतलब मैं प्यासी ही हूं। तो अब सोच लीजिए मेघ बरसने के बाद भी किसी का प्यासा होना, मतलब कारण है फिर भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, तो यहां पर विशेषोक्ति अलंकार होगा। अगला है त्यों त्यों प्यासोई रहत है ज्यों ज्यों पियत अघाय। जैसे जैसे हम पी करके अघाते हैं वैसे वैसे हम और भी त्यों त्यों प्यासे रह जाते हैं, यानी हम उतना ही प्यासे रह जाते हैं जितना कि हम पीते हैं। हम जितना पीते रहते हैं उतना ही प्यासे रहते हैं। सगुन सलोने रूप की जू न तृषा बुझाए। अगला है मानवीकरण अलंकार। तो यहां पर जो जो प्यासोई रहत है में आपने देखा कि पानी पीने के बाद भी, अब यहां पानी पीने की बात नहीं की जा रही है बल्कि रूप का आनंद लेने की बात कही जा रही है। यहां की प्यास दूसरी है। तो यहां ईश्वर दर्शन की बात की जा रही है कि भाई ईश्वर का जितना ज्यादा हम दर्शन करके अपनी प्यास मिटाते हैं उतनी ही प्यास हमारी बढ़ती जाती है।
मानवीकरण अलंकार देखेंगे। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जाता है। कहने का तात्पर्य है जो चीजें निर्जीव हैं, जिनमें मनुष्य जैसी क्रियाशीलता नहीं है, मनुष्य जैसी भावनाएं नहीं है, पर उन निर्जीव चीजों में, उन प्राकृतिक चीजों में भी कवि क्या करता है, मानवीय भावनाओं का आरोप करता है। जैसे हम देख लेते हैं, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब बताइए कि फूल कभी हंस सकते हैं और कलियां मुस्कुरा सकती हैं, लेकिन कवि चाहे तो सब कुछ हो सकता है। कवि ने कहा कि भाई फूल हंसने लगे और कलियां मुस्कुराने लगी। तो यहाँ प्राकृतिक चीजों में मनुष्य जैसी जो भावनाएं होती हैं, मनुष्य हंस सकता है, मनुष्य मुस्कुरा सकता है, लेकिन यहाँ फूल के हंसने और कलियों के मुस्कुराने की बात कही जा रही है। तो इसका मतलब है कि प्राकृतिक चीजों में मनुष्य जैसी भावनाओं का, यानी मानवीय भावनाओं का वर्णन किया गया है। अगला है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट से मुस्कुराती हैं। अब बात यह आती है कि क्या कलियां भी दरवाजे खोल सकती हैं? तो कलियों के दरवाजे खोलने की बात की जा रही है। फिर से यहां पर प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाएं पाई जा रही हैं। दरवाजा तो कोई मनुष्य खोल सकता है, लेकिन यहां कलियों से दरवाजे खुलवा रहे हैं कवि। अगला देखते हैं, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। अब संध्या सुंदरी उतर रही है, कहां से उतर रही है भैया? मेघमय आसमान से, बादलों से ढके हुए आसमान से संध्या सुंदरी, मतलब शाम का जो समय है उसको संध्या सुंदरी कहा गया है, वो परी के जैसी धीरे धीरे उतर रही है। अब शाम जो है परी के जैसी हो सकती है, ये माना जा सकता है। लेकिन यहां पर भी आप देखेंगे तो प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं का आरोप किया जा रहा है। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। अब कोई व्यक्ति बन-ठन करके संवर करके आ सकता है, लेकिन यहां मेघ मतलब बादलों को बन-ठन करके और संवर करके आने की बात कवि कह रहा है। तो यहां पर फिर से प्राकृतिक चीजों में क्या हो रहा है, मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जा रहा है। अब हम आते हैं अंतिम अपने अलंकार पर, आज के लेसन पर, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, इसमें देखिए कितने शब्द मिले हैं। अतिशय, अतिशय, अतिशय का मतलब होता है बहुत ज्यादा, जो अति से ज्यादा हो। अतिशय और उक्ति दो चीजें मिली हैं, अतिशयोक्ति हो गया। अतिशय उक्ति, जहां लोक सीमा से बढ़कर के किसी चीज का बढ़ा चढ़ा करके खूब वर्णन किया जाए, वहां अतिशय उक्ति होती है, यानी अतिशयोक्ति होती है। कहने का मतलब है जरूरत से ज्यादा किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब कवि क्या करता है, किसी चीज का वर्णन करते करते वो इतना आनंदित हो जाए, इतना भावविभोर हो जाता है कि उसको ये याद नहीं रहता कि भाई हम जितना बढ़ा चढ़ा करके कह रहे हैं क्या इतना संभव है, लेकिन वो उस लोक सीमा को क्रॉस कर जाता है, लोक सीमा से बढ़कर के वर्णन करता है। अब देख लीजिए यहां पर क्या है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। अब हनुमान जी जब लंका पहुंच रहे हैं, उस समय की सीन का वर्णन किया जा रहा है कि उनकी पूंछ में आग लग भी नहीं पाई और लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब कवि बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करते समय कह रहे हैं कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी तब तक लंका जल गई। ऐसा कैसे संभव हो सकता है भाई? हनुमान जी ने लंका जलाई थी, पूंछ में आग लगी थी और उसी आग को लेकर के पूरी लंका उन्होंने जलाई थी। लेकिन यहां पर लिखते लिखते कवि जी ऐसा लिख दिए कि उनकी पूंछ में आग लग भी नहीं पाई, तब तक लंका जल गई पूरी, और निशाचर जो थे, राक्षस जो थे, वो सब भाग गए लंका छोड़ करके। तो कुछ जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया कवि महोदय ने कविता लिखते लिखते। अगली लाइन देख लेते हैं, देख लो साकेत नगरी है यही, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने जाएगी? क्या कोई शहर या सिटी, गांव, टाउन इतना खूबसूरत हो जाएगा कि वो स्वर्ग के जैसा हो सकता है? वो तो माना जा सकता है, लेकिन स्वर्ग से मिलने जा रही हो कोई नगरी, ऐसा संभव है? तो यहां पर भी देख लो साकेत नगरी है यही और स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, स्वर्ग से मिलने आसमान में जा रही है। आगे देख लेते हैं भाई, आगे नदियां पड़ी अपार। फिर से यहां पर बहुत बड़ा वर्णन मतलब बढ़ा चढ़ा कर किया गया है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब यहां पर चेतक
जो राणा प्रताप के का घोड़ा था बहुत बलशाली था, बहुत चतुर था, बहुत अच्छा घोड़ा था, कुशल घोड़ा था, सब कुछ माना जा सकता है कि भाई उनका घोड़ा बहुत अच्छा था। लेकिन उन्होंने कहा क्या, अब घोड़ा का वर्णन करते करते वो इतना कर गए कवि महोदय कि राणा प्रताप ने देखा कि भाई आगे नदियां पड़ी अपार, अपार मतलब जिसको पार कर पाना मुश्किल हो, ऐसी नदी आगे पड़ गई। और घोड़ा कैसे उतरे पार, अब घोड़ा उसके पार कैसे उतर पाए, ऐसी ही बात राणा प्रताप के मन में आई कि भाई इतनी बड़ी नदी है और इसके पार घोड़ा कैसे उतर पाएगा। और राणा ने जैसे ही इधर सोचा, उनके मन में ये बात आई कि नदी इतनी बड़ी है कि घोड़ा मेरा कैसे पार उतरेगा, तब तक चेतक था उस पार। जब तक राणा प्रताप के मन में ये बात आई कि घोड़ा कैसे पार करेगा, तब तक चेतक उस पार पहुंच गया ऑलरेडी। सोच लीजिए, मतलब राणा प्रताप के सोचने से पहले ही उनका घोड़ा चेतक उस पार चला गया। जब राणा ने सोचा इस पार, राणा इस पार नदी के सोच रहे हैं और तब तक चेतक था उस पार। तो बढ़ा चढ़ा करके बहुत ज्यादा वर्णन किया गया चेतक की वीरता के बारे में। ऐसी कविता है जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। तो इस कविता में भी राणा प्रताप की वीरता का वर्णन तो है ही है, उनके चेतक के बारे में स्पेशली एक कविता लिखी गई है जिसमें चेतक का बहुत ज्यादा लोक सीमा से बढ़कर के वर्णन किया गया है। तो मित्रों, ये था आज का पार्ट जिसमें हमने व्यतिरेक जाना। व्यतिरेक में क्या हुआ था, व्यतिरेक का मतलब अधिकता, उपमान की अधिकता हुई। असंगति में आपने क्या देखा, जहां पर क्या हुआ, कार्य और कारण में कोई संगति मेल जोड़ नहीं था। विभावना में आपने क्या देखा, कारण नहीं था फिर भी कार्य हो रहा था, बिना हाथ के आदमी सब कार्य कर ले, बिना पैर के चल ले, वो वाला उदाहरण मैंने दिया था। विशेष उक्ति में आपने देखा कि कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। मानवीकरण में आपने देखा कि प्राकृतिक चीजों में कवि क्या करता है, मानवीय भावनाओं का आरोप करता है। और अतिशयोक्ति में देखा कि लोक सीमा से बढ़ चढ़ करके उसका वर्णन किया जाता है। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अलंकार से संबंधित अगर कोई अन्य प्रश्न या और कोई अलंकार आपको सीखना हो, जो छूट गए हैं, 2-4 छूटे हैं मैं जानता हूं, अगर उनसे भी उन्हें भी आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उनके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। अगली वीडियो में एक रोचक विषय के साथ मैं फिर आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।